हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्रिकेट के लिए आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। ठीक है। इससे पहले हम जो 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करे हैं, उनमें हमने काफी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस सीरीज से उठा के किए थे। वही फॉर्मेट हम फिलहाल भी चला रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, उस तरह के ही क्वेश्चंस हमने और भी कंपाइल करके फॉर्म करके यहाँ पर डाले हैं। ठीक है। और आज क्या है कि हम देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। आइए देखिए, क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, ये आपका नंबर सिस्टम से है। डिविजिबिलिटी को लेकर आपने हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन तो देखा ही है। ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि कम से कम एक क्वेश्चन एक सेट में जरूर डाला जाए। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो 2, 3 और 11, 2, 3 और 11 तीनों से विभाजित डिविजिबल हैं। ठीक है। इन तीनों से ही डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात यह है, मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले यहां पे देखो, अगर हम 2 की बात करें, 2 से हर वो नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 हर उस नंबर का फैक्टर है जहां पर एंड में इवन नंबर लिखा हो, और आपके सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो इवन नंबर पे एंड करते हैं। आप देख सकते हो 8, 2, 6, 6, तो सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से हमारा कोई काम नहीं बनने वाला। आगे बढ़ते हैं, 3 को चेक करते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए, आपको जैसे पहला नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है पहला नंबर, 8, 4, 4, 8। आप क्या कीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 8 कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा। आप इसको ऐड कीजिए, 8 4 12, 12 12 24। क्या ये 24 3 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस नंबर की तरफ देखते हैं। तो ये नंबर कह रहा है कि 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2। सही बात है। आप इसको ऐड कीजिए तो आपको ये क्या मिल जाएगा। देखो, ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। तो पहला वाला डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाला नहीं हो रहा। थर्ड पे आते हैं। चलिए थर्ड को देखते हैं। तो 9 है प्लस 1 है प्लस प्लस 2 है और प्लस 6 है, तो 10 और 18। तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। एक लास्ट रह गया, इसे भी चेक कर लेते हैं। 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 9 और 3 12, यानी कि ये भी 24 आ गया। तो ये भी डिवाइड हो सकता है। 3 से हमने देखा कि बस एक यही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी तीनों हो सकते हैं 3 से डिवाइड। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब 3 की कहानी भी खत्म। अब कहानी आती है 11 की। 11 में क्या किया जाए, तो देखिए जरा, फर्स्ट नंबर लिखते हैं। आपको दिया हुआ है 8 4 4 8। आपको क्या करना होता है, देखिए इनकी मार्किंग कर लीजिए। पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। ठीक है। पहले और तीसरे को जोड़िए, कितना आएगा 12, और दूसरे और चौथे को जोड़िए, कितना आएगा 12। आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 0। अब ध्यान सुनो, सब्ट्रैक्ट करने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। क्या कहा मैंने, माइनस करने पर इस तरह से या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होता है। और यहां पे 0 आ गया है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। तो पहला तो हमारा पक्का पक्का आंसर का पार्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 9 8 1 2। तो पहला और तीसरा उठाया तो 10 आ रहा है। दूसरा और 9 8 1 2, हाँ, पहला और तीसरा उठाया 10 आ रहा है, और दूसरा और तीसरा और चौथा उठाया तो वो भी आपका 10 ही आ रहा है। माइनस करेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो है, ये 11 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर मैं यहां पे ले रहा हूं, 9 1 2 6। 9 और 2 ऐड करें 11 आता है, 1 और 6 ऐड करें 7 आता है, माइनस करूंगा 4 आएगा। 4 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। एक लास्ट रह गया है, 9 6 3 6। फर्स्ट और थर्ड को करूंगा तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12। ठीक है। और 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो ये कितना आ गया, 0। तो ये भी 11 से डिवाइड हो सकता है।
तो इस तरह से क्या मालूम पड़ रहा है, सिर्फ ए और डी ही 11, 3 और 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो कोई ऑप्शन हमारा है यहाँ पर, जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें टाइम लगता है समझने में, और अगर आप डिविजिबल रूट जानते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप नंबर को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बेटा, ये क्वेश्चन कहने के लिए बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, बट हर एग्जाम में देखे जा रहे हैं, और हर एग्जाम में देखे जा रहे हैं, इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जिनको बात समझ में नहीं आ रखी होगी या फिर लगे कि भाई थोड़ा डिफरेंट लगता है, डिफिकल्ट, तो बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपको एक नंबर दिया हुआ है 12.34 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। आपसे कहा गया है कि अगर पी जो है ये है, ये ब्रैकेट पूरा है, ठीक है, अगर पी जो है आपको इनका डिफरेंस दिया हुआ है तो पी को एक्सप्रेस करा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब पी तो फिलहाल माइनस करके दिया हुआ है, आपको इसको सिंगल एक नंबर में आंसर लिख के दिखाना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ये सही आंसर है। तो देखो जरा, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर है मेरे पास 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपका सबसे पहला काम बेटा यहां पर होगा, दोनों में ही ध्यान रखिए, दोनों में ही जो आपको ये डिग्री दिख रही है, ये पावर दिख रही है, इसको सेम करना। सबसे पहला काम होगा इसको सेम करना। ठीक है, अब बात जरा ध्यान सुनना, अगर ये जो डिग्री है मुझे, ये जो डिग्री है मुझे सेम करनी है तो दो रास्ते हैं, या तो मैं 10 को 9 बना लूं या 9 को 10 बना लूं, दो में से कोई भी काम किया जा सकता है। अब सुनो, अगर पावर को कम करना है, अगर मुझे 10 को 9 बनाना है, ध्यान देना, अगर पावर को कम करना है, अगर 10 को 9 बनाना है, तो जो डेसिमल यहां लगा रखा है, जो डेसिमल यहां लगा रखा है वो राइट में शिफ्ट होगा। फिर से सुनो, अगर पावर को कम करना है तो ये डेसिमल यहां लगा रखा है वो राइट में शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा और पावर इसकी अपने आप 9 बन जाएगी। ठीक है, अगर इसी को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता तो पावर को इंक्रीज कर देता। ध्यान देना, अगर मैं उसे राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, पावर को डिक्रीज कर रहा हूं, अगर लेफ्ट में शिफ्ट करता तो पावर को इंक्रीज कर देता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दिया हुआ है 5, 6, 7, यहां पॉइंट है और यहां पावर मान लो कि 7 लगा रखी है, अगर ये डेसिमल यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, अगर डेसिमल यहां शिफ्ट होगा यानी कि मैं इसको 5.67 कर दूं तो पावर जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जब लेफ्ट में जाएंगे तो पावर को इंक्रीज करेंगे, जबकि जब राइट में जाएंगे तो पावर को डिक्रीज करेंगे। ये बात लिख के रख लो, ध्यान रख लो। ठीक है, फिलहाल मैं ये सब यहां से इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो अब क्या हुआ, मैंने पहले बात बोली थी कि भाई पहले पावर सेम कर लो, कर ली। अब दोनों की ही पावर जो है वो 9 है 10 पर। तो अब क्या करना है, अब आपको जस्ट एक ये नंबर उठाना है और एक ये नंबर उठाना है। भाई पहला नंबर है 123.4, ठीक है, दूसरा नंबर है 5.67। अब डेसिमल वालों को, पॉइंट वालों को माइनस कैसे करा जाए, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखोगे। देखो इसका डेसिमल 5 के बाद है और ये यहाँ पे है, तो देखो डेसिमल से डेसिमल रखो, डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 5 लिखा है, बाद में क्या लिखा है, 6 लिखा है और फिर लिखा है 7। अब आप कहोगे 7 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो बेटा यहां लगा दो 0 और अब करो इसे माइनस, बच्चों वाले तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर ये 2 बन जाएगा, ये 13 हो जाएगा, आप यहाँ पर 7 लिखोगे, पॉइंट लगा दिया, फिर ये 12 हो गया, ये 11 बन गया, तो फिर यहाँ फिर 7 आ गया और ये 11। ठीक है, तो क्या आ गया, 117.73 इंटू 10 की पावर कितनी चल रही थी, 9। पावर को माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ इन नंबर्स को ही माइनस करते हैं। तो अब ये हमारा आंसर बन गया, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A.0
बी इंटू 10⁻⁶। कहने का मतलब इस पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। फिर सुन लो, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप नहीं कहते। इस हिसाब से भाई इस पॉइंट को उठाकर 1 और 2 किधर, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बताया था, पावर इंक्रीज करती है। कितना शिफ्ट किया, तो शिफ्ट कितना किया, 1 2। इसका मतलब पावर कितनी हो गई, 9 से बढ़ के 11, 2 बढ़ गई, और जो दशमलव है वो आपका उठ के 1 के बाद चला गया। तो मेरा आंसर है डी। ठीक है, मेरा आंसर है डी। बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में दिए गए हैं, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहली बार, इक्वेशंस है, नॉर्मली सॉल्व होती हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा शॉर्टकट यहाँ पे देना हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसको अगर आराम से सही सॉल्व कर लिया जाए तो वही बेहतर है। और ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इनमें से किसी का सॉल्यूशन है, और यहीं पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। पहले जरा इसको लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई x+1 ब्रैकेट लगे हैं। आपको यहाँ पर इक्वेशंस को प्रॉपरली सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी छोटे बच्चे को जो कि आपके 6th 7th या 8th में होते हैं उन्हें इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हो तो सारी बातें आपको उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, सारे रूल्स को समझाना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या होगा, हम यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो आपने कहा कि भाई अच्छा ब्रैकेट ओपन करना है, तो लो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही ये सेकंड ब्रैकेट ओपन होगा, नेगेटिव वाला साइन अंदर के दोनों जो भी टर्म्स लिखे हैं उनके साइन चेंज करवा देगा। हालांकि इधर ऐसा मैंने ब्रैकेट ओपन किया लेकिन कोई साइन चेंज नहीं किए, क्योंकि यहां बाहर पॉजिटिव का साइन था, लेकिन क्योंकि यहां नेगेटिव का साइन था इसलिए साइन चेंज हो गए। और अपॉन में जो लिखा था बेटा उसे लिखे रहने दो, इक्वल्स टू में 1/23 चल रहा है। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाली टर्म एक्स वाले के साथ सॉल्व होगी। यहाँ पर नेगेटिव के 2x है और यहाँ पे पॉजिटिव का 2x, पॉजिटिव का x है। नेगेटिव 2 में से पॉजिटिव 1 जाएगा तो नेगेटिव का 1x बच जाएगा। 1 और माइनस यानी कि -3, और हाँ, और अपॉन में 3 - 5x इक्वल्स टू 1/23। सही बात है यहाँ तक की। अब आप क्या करोगे, अब अपने बच्चे से क्या बोलोगे, पढ़ा रहे हो इसको आपकी, बेटा आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मालूम पड़ा मेरे पास आया नेगेटिव का 23x और नेगेटिव का ही 69। और जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ इस तरह से गया। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो गई और ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और बगैर एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। कहने का मतलब नेगेटिव का 23x जो पहले से ही उधर था उसके पास हमने इसे भेज दिया, और जैसे ही 5 उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू इधर पहले से एक 3 लिखा हुआ था वहां से 16 उठ के यहां पर आ गया, तो वो भी साइन चेंज करके पॉजिटिव का हो गया। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप साइड्स चेंज करते हो, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करवाते हो किसी भी टर्म को, उसका साइन चेंज कर देते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव का 18 आ जाएगा। ठीक है, और यहां देखा जाए तो 72 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 18 को 72 के पास भेज दोगे नेगेटिव लगाकर, तो आपकी x की वैल्यू जो है वो -4 आ जाती है। बट यहां हमारा क्वेश्चन तो खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है टाइम टेकिंग के लिए कि यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता। x की वैल्यू -4 आ गई, सही है, बट हमें यहाँ भी चेकआउट करना है कि ये किसका सोल्यूशन हो सकता है। अब ये आपका लक है और आपकी एक्यूरेसी है कि आपको वो कौन सा ऑप्शन मिल जाता है, शुरू में ही मिल जाता है या फिर बाद में। मैं पहला चेक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू क्या है, -4 है। तो देखो जरा, आपने यहाँ -4 पुट किया। ठीक है, आपने यहाँ -4 पुट किया तो ये कितना हो गया, -8। ठीक है, -8 + 3 कितना हो गया, -5। -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। इधर आ जाओ, आपने यहाँ -4 पुट किया तो -4 + 1 कितना, -3। -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -15। मेरा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, इस तरह से आप बाकी सारे चेक कर सकते हो, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट जो भी क्वेश्चन मैंने किया इसको दोबारा देखना, इक्वेशन है, छोटी मोटी गलतियां इसमें हो जाया करती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा है वो है मेंसुरेशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आपसे ये कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, आयतकार जो है एक हमारे पास टैंक है, और उसका बेस का एरिया जो है वो 700 मीटर स्क्वायर है। देखो भैया, एक आयताकार जब टैंक बनता है तो उसका बेस कैसा होता है, उसका बेस कैसा होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताता हूं कि भाई ये है इसका बेस। जब इसको ऊपर से देखा जाएगा तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बिकॉज मैं इसको एल मानता हूं, इसको बी मानता हूं और इसको एच मानता हूं, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया। आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि उस टैंक में इतना पानी आ सकता है, इतना पानी आ सकता है। यहां देखो हिंदी में भी लिख के दिया है आपको कि इसमें 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है भरने के लिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि इसके अंदर इतना पानी समा सकता है, यानी कि ये इसकी कैपेसिटी है। कितनी, ये क्या है, इसकी क्षमता है पानी भरने की, जिसको हम दूसरे शब्दों में आयतन या फिर वॉल्यूम कहते हैं। तो भाई आपको मालूम पड़ा कि जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 140। ठीक है, ध्यान रहे ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम होती क्या है, LBH। ठीक है, अब अगर आपको इतना कुछ पता है, आपको इतना कुछ ऑलरेडी पता है कि आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, बेस का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो। कैसे, देखो जरा। उसने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम है कितना, 140। ठीक है, और बेस का एरिया कितना, 700। मैं सीधा भाग कर देता। अब मैं क्यों भाग करता, मुझे क्या निकालना है, अब फिर से सुनो मेरी बात, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है हाइट, मुझे निकालनी है इसकी ऊंचाई। तो एक बात सोचो, अगर LBH को LB से भाग कर दिया जाए तो LB करके क्या बच जाएगा, H। अब ये LBH क्या है भाई, LBH 140 है, यही था ना। ठीक है, और LB क्या है, LB 700 है। तो LB से LB कट गया तो यहाँ क्या बचा H, तो यहाँ क्या बचा, 1/5, तो यहाँ 5 बचेगा। तो H की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो 1/5 मीटर आ रही है, और आपके आंसर सेंटीमीटर में लिखे हैं, तो 1/5 मीटर क्या होता है। ठीक है, तो 1/5 मीटर क्या होता है का जवाब है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 सेंटीमीटर होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर ये बातें, ये दो बातें अगर आप पहले से जानते हो तो क्वेश्चन करने में 10 सेकंड से भी कम लगते हैं, क्योंकि ये डिवीजन इतना इजी दिया था इन लोगों ने 140 और 700 कि ये तो दिमाग में ही हो जाता। ठीक है, 140 अपॉन में 700, 0 कैंसिल हो गया, 14 5 70 होते हैं, तो 1/5 मीटर आ गया, जो कि 20 सेंटीमीटर होगा। बस इतनी देर लगती। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कंपाउंड से दिया हुआ है। अब तो बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी इसके अंदर, आर है, टाइम है। ठीक है, इसने बोला कि क्या होगा एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए पर, 20,000। कितने रुपए पर, 20,000 पर। ठीक है, अगर उसे 10% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया जाए। अब देखो यहां पे क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जरा फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। ठीक है, पहले जरा फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। 20,000 पे अगर 10% ब्याज लगा तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आपका जवाब होगा 2,000। कैसे निकाला आपने, 10% ऑफ 20,000 निकाल लिया, तो कितना आ गया, 2,000। ये पहले साल का ब्याज हो गया। बस अब आओ दूसरे साल। अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दूसरे साल में 20,000 पर कितना इंटरेस्ट लगा होगा,
2000 लगा होगा, लेकिन ये जो 2000 था इसका भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब 2000 का 10% निकाल दो। तो भाई 2000 का 10% निकालने अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है 200। ठीक है, तो आपने इन ऑल कितना ब्याज दिया? 2000, 2000, 4000 और 242, यानी कि आपने कुल मिलाकर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया? 4200, यानी कि 4200। बस, ठीक है। हालांकि आपके पास इसके लिए जो आपका पुराना तरीका है कि भाई a इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n भी हो सकता है। इसके लिए आप सीधा यहाँ पर 20,000 पुट करके और 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2 करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, बट कैलकुलेशन बढ़ जाती है बहुत सारा। ठीक है, और इस तरह से बहुत सिंपल है, जल्दी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 24, मैं यहाँ पर साइड्स लिख देता हूँ 24, 25 और 27। इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, और उस रेक्टेंगल की आपको लेंथ दे रखी है और ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है। तो आप ये बताइए कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बड़ा भारी सवाल हो गया, क्योंकि मुझे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। मुझे तीनों साइड दे रखी हैं, और अगर आपको तीनों साइड दे रखी हैं तो आपके पास सबसे पहला रास्ता जो दिमाग में आता है वो होता है आपके लिए हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ट्राइंगल किस तरह का है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो आपका सबसे आखिरी ट्राई होना चाहिए। इससे पहले कुछ और चीजें ट्राई करके देख लो, जिनमें से सबसे पहली चीज जो है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे कि मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। अब बात लेकिन ये आती है कि सर आपने कहा पाइथागोरस थ्योरम, वहां तो स्क्वायर सत्य करने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा कि पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा उससे बचने के लिए छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या ट्रिक है? ये ट्रिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आपको तीनों ट्राइंगल की साइड दिखाई पड़ रही है, इन तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी साइड ले, इस ट्रिक का ध्यान रखना, इन तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड ले लो। ठीक है, और उसके अलावा सबसे छोटी साइड ले लो, तो 7 आ गया। एक बार इन्हें प्लस कर दो और एक बार इन्हें माइनस कर दो। ठीक है, एक बार इन्हें प्लस कर दो तो कितना आ गया? 32, और एक बार इन्हें माइनस कर दो तो कितना आ गया? ये आपको मिलेगा 18। अब इन्हें देखा जाए, ठीक है, इन्हें देखा जाए तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ रहा है किसी भी चीज का, और वो कौन होगा? ये तीसरा नंबर होगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ रहा है इस तीसरे नंबर का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा 100%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 36 का 6, ठीक है, 3 हासिल और 57। तो ये किसका स्क्वायर होता है? आपको पता होना चाहिए कि ये 24 का स्क्वायर होता है, वही हमारी थर्ड। तो क्या कहा, किस तरह से फाइंड आउट करना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है? सबसे बड़ी साइड ले लो और सबसे छोटी साइड ले लो, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, इसके बाद में जो भी इनका रिजल्ट आता है उन्हें मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और अगर ऐसा होता है वो स्क्वायर जो है वो थर्ड नंबर का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और नहीं है तो नहीं है। तो यहां से इतनी बात समझ में आ गई कि अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेटा एक बात आप और देखते ही समझ सकते हो कि इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। तो भाई ये है हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने दिया काट। एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर कर दो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रायंगल इस तरह का बन रहा है मेरे पास, ध्यान से देखते रहना, तो ये 25 होगा, ये 24 होगा और ये 7 होगा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 2 से इसे काट दिया, 12 सत्ते 84 होते हैं, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल चुका है, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल चुका है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, तो एल और बी भी 84 होना चाहिए। और आपको एल दिया हुआ है, यानी कि 14 इंटू बी क्या हो गया?
84 हो गया, तो बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ से, 5 और 6। अगर बी की वैल्यू है 6 और एल की वैल्यू है 14, तो पेरीमीटर क्या होगा। अब तो सवाल जो है खत्म हो चुका है, ठीक है, अब सवाल जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू पता है हमको और बी की वैल्यू पता है, तो एरिया निकालने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। देखो, सॉरी, पेरीमीटर निकालने में, पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि आप लेंथ ब्रेथ प्लस कर दो 6 और 14 20 का डबल 40, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, लिख के सॉल्व करके नहीं दिखाना पड़ेगा। L × L + B हो गया, आपने 6 और 14 प्लस कर दिया 20 हो गए, और 200 से गुणा कर दिया, तो 2L + B कितना आ गया, 40 आ गया, क्योंकि क्या होती है, पेरीमीटर होता है। चलिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर इसका परिमाप P सेंटीमीटर है, जहां P एक पूर्णांक है, तो P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्या होंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स आपको पता है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, और अगर P उसका पेरीमीटर है, ठीक है, तो बताइए P का कम से कम और अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ध्यान रहे P को आप इंटीजर ही लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं लगभग हर क्लास में डिस्कशन कर रहा हूं। अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये साइड आपको ए दी है, ये बी दी है, ये सी दी है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई भी एक साइड ले लीजिए। मान लीजिए आपने ए ले लिया, तो ए जो होगा वो हमेशा b - c से बड़ा होगा, लेकिन b + c से छोटा, ठीक है, b - c से बड़ा होगा लेकिन b + c से छोटा होगा। इसका मतलब अगर एक साइड 10 है और एक साइड 5 है, ठीक है, एक साइड 10 है एक साइड 5 है, तो तीसरी साइड मान लो जिसको मैं x मान लेता हूं, मान लो जिसको मैं x मान लेता हूं, उसका मान जो है वो 10 - 5 से बड़ा होना चाहिए और 10 + 5 छोटा होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 5 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। 5 से बड़ा पूर्णांक कौन है, तो आप कहोगे 6, तो x 6 हो सकता है कम से कम, और 15 से छोटा पूर्णांक कौन है, तो आप कहोगे 14, तो फिर ये हो सकता है बड़े से बड़ा। तो x छोटे छोटा 6 हो सकता है और बड़े से बड़ा 14 हो सकता है। अब अगर पेरीमीटर की बात की जाए, तो पेरीमीटर में 5 था 10 था, कम से कम वैल्यू 6 थी, तो आपको आंसर मिला 21। दूसरा करो, पहले 5 और 10, अधिक से अधिक मान था 14, तो 29, यानी कि पेरीमीटर परिमाप अधिक से अधिक 29 हो सकता है और कम से कम 21 हो सकता है। तो बी पार्ट हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹22। क्या हुआ, आपने कुछ खरीदा, उसका बिल लिया, अगर बिल पर सीधा एक डिस्काउंट दिया जाए 35% का, या फिर दो डिस्काउंट दिए जाए 20 और 20 के क्रमशः, तो उनका अंतर जो है वो 22% आ रहा है। देखो, अब एक डिस्काउंट आपका 35% का है और एक डिस्काउंट 20 + 20% का है, तो ये जो 20 + 20 है, इससे एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, x + y - xy/100। तो आप इससे 20 + 20 - 20 × 20 बटे 100 कर सकते हैं। तो ये 40 - 400/100, या फिर 40 - 4, तो कितना आ जाएगा, 36। तो ये एक्चुअली में 36% के पास पहुंच जाएगा, जबकि ये सिर्फ 35%, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया है आपको, 22 रुपए, ठीक है, और इसका अंतर है कितना, 35 और 36 में कितना अंतर है, तो आप कहोगे सर 1% का अंतर है, जो कि 22 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो चीज 2200 रुपए की है।
ठीक है, ये तरीका सबको आता होगा, नहीं आता तो लिख के रख लो। जब भी क्रमशः डिस्काउंट दिए जाते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं दो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके फटाफट से आंसर निकाल सकते हो कि उसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, उसका कुल डिस्काउंट कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, पिछला सवाल डिस्काउंट से था। ठीक है, एक क्या है, एक आर्टिकल है, एक चीज है मेरे पास जिसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस है, जो एमपी है, वो 840 रुपए, जो 840 रुपए। अच्छा, शॉपकीपर ने क्या किया, उस पर डिस्काउंट दे दिया। कितना? 15% का। अगर डिस्काउंट 15% का दिया गया है किस पर? मार्क्ड प्राइस पर, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, ये सारी बातें सिर्फ कैलकुलेशन की हैं। जितनी जल्दी समझ जाओगे और जितना तेज कर लोगे सबसे अच्छा वही है आपके लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। फिलहाल 840 रुपए है, ठीक है, इस पर 15% डिस्काउंट दिया, तो सवाल उठता है 15% कितना होगा। तो आप ये समझो सबसे पहले कि इसका 10% कितना होगा। ये जीरो यहां से हटा दो, 10% 84 होगा। तो इसका 5% कितना होगा, इसको आधा कर दो, 42 रुपए होगा। तो 15% कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो तो 126 इसका 15%। ये इसका डिस्काउंट हुआ, मैं यहां लिखता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, ये इसका डिस्काउंट हो गया। तो एसपी क्या होगा, आप क्या करोगे, माइनस कर दो, तो एसपी हो गया 7, 1 और 4। ये है एसपी। ठीक है, आसानी से निकल गया, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर। ये चीज तो हम बहुत आराम से जल्दी कर सकते हैं। आगे सुनो, जब इतने पर बेचा तो उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा था। जब उसने इसको 714 रुपए में बेचा तो उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सीपी को 100x मान लूं, तो जो ये 714 यहां पे लिखा है मैंने, ये 119x के बराबर है। किसके बराबर है, 119x के बराबर है। किसके बराबर है, 119x के बराबर। तो x क्या आ जाएगा, इसको आप भाग कर दो, ठीक है, आपको डिवाइड करके यहां पर x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 6। अगर x 6 है तो 100x कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 600। ये है क्या, आपका सीपी, निकल गया। ठीक है, देखने में बहुत सारा कुछ लग रहा है, बट ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ आपके लिखा गया था, सिर्फ दो ही काम तो करें, जिसमें से यहाँ तो परसेंटेज निकालना सिखाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ लिया जाए और आपको अगर ट्रिक्स आती हैं तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन को सिर्फ बातों बातों में करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करा करो, बिना लिखे बिना पेन का इस्तेमाल कर डिस्कस करा करो। देखो आपकी जो फ्लुएंसी है क्वेश्चन को एड्रेस करने की कितनी अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अब आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आपके पास कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, कोई पेंटागन, कुछ भी है, इससे ज्यादा साइड भी हो, क्या मैं इन सब के एक्सटर्नल एंगल बना सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं। क्या मैं सबके बना सकता हूं? हाँ, सबके बना सकते, क्यों नहीं। ऐसे ही इसके भी बन सकते हैं, सबके एक्सटर्नल एंगल बन सकते हैं। तो जितनी साइड्स होंगी उतने ही एक्सटर्नल एंगल बनते चले जाएंगे। 3 के 3 है, 4 के 4 है, 5 के 5 है। लेकिन एक सब में कॉमन बात है, चाहे कितनी भुजाएं हो, आपके डायग्राम में कितनी भी साइड्स हो और उससे कितने भी एक्सटर्नल एंगल बने, ठीक है, बाह्य कोण बने, सबका जो सम आएगा, सारे एंगल्स का सम आएगा, यहां पे ऑल लिख देता हूं, ऑल। ठीक है, सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होता है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो या 5 हो। सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होता है, आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे सुनो, क्वेश्चन कहता है कि एक एक्सटर्नल और इंटीरियर एंगल, एक एक्सटर्नल और इंटीरियर, चलो इसे छोड़ते हैं,
एक एक्सटर्नल और इंटीरियर एंगल का जो सम है एक रेगुलर पॉलीगन में, अब आपको नहीं पता हमें कि साइड कितनी है क्योंकि वो तो निकालनी है कि कितनी साइड है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो सिंपल एक ट्रायंगल ले लो, आपने ये बना दिया एक्सटर्नल एंगल और ये है इंटरनल एंगल, तो एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का रेशियो आपको दिया हुआ है वो है 1:4। एक्सटर्नल 1 है, इंटीरियर जो है वो 4 है। तो बताओ उस पॉलीगन में, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो देखो चाहे कितना भी कहीं का भी एक्सटीरियर और इंटीरियर हो, हमेशा उनका सम 180 ही आता है। इसको और इसको जोड़ के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 180 ही आएगा। तो आप कहोगे कि 4 और 1 5 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 180 के बराबर। तो x कितना आ गया यहां से आ गया 36। x कितना आ गया 36। तो आप देखो आपको एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई 36। ठीक है, आपको फिर से यहां पे देख लो, एक त्रिभुज मैं अगर लेके चलता हूं तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, और हमेशा अगर कहा जाए तो मैं इसको 1x और इसको 4x मान लेता हूं। तो 5x जो है वो 180 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब अगर x की वैल्यू 36 आ गई है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 36 आ गई है। अब मैंने क्या कहा था, कैसा भी बहुभुज हो, पॉलीगन हो, सारे के सारे एक्सटीरियर का सम 36 ही होता है। ठीक है, अब इसने कहा कि रेगुलर है, सारी साइड बराबर है, तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। इसलिए नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप 360 से इसको भाग दे दो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो कितनी भुजाएं हैं 10 भुजाएं हैं। क्या किया, पहले निकाला हमने एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद हमने देखा कि भाई एक अगर 36 का है तो, और अगर सारे एंगल्स का सम 360 होता है तो कितने एंगल्स हो सकते हैं, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन ध्यान रहे ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में ही होता है। ठीक है, किसमें, रेगुलर पॉलीगन में ही होता है। इसे हम क्या समझते हैं, रेगुलर पॉलीगन से हम क्या समझते हैं, ऐसा बहुभुज, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं जो है बराबर लंबाई की होती हैं, इक्वल साइड्स वो कैरी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब ये सवाल आपका फिर से मेंसुरेशन से ही है। इसने क्या कहा कि एक सिलेंडर था लोहे का, ठीक है, और उसको आपने पिघाल के एक नया सिलेंडर बना दिया। देखो पहले सबसे पहले तो यही समझ लो कि जब भी कुछ मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके रिकास्ट करा जाता है, यानी कि आपने पिघाल के कुछ नया बना दिया, तो वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहती है। पहले केस में क्योंकि सिलेंडर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दूसरे केस में इसको V1 कर देता हूं। दूसरे केस में क्या होगा, उसने कहा जब पिघाल के उसे बनाया गया तो जो नया वाला रॉड बना, नया वाला सिलेंडर बना, उसकी जो लंबाई थी वो 16 गुना थी पहले वाले से। उसकी जो लंबाई थी वो 16 गुना थी पहले वाले से। तो बताओ कि उसकी रेडियस में क्या चेंज आएगा। तो देखो पाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पाई तो उतना ही रहता है। रेडियस में चेंज आ रहा है तो मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं, और हाइट में चेंज कर दिया है, हाइट ही लंबाई है, उसको मैं एच मान लेता हूं। लेकिन उसने क्या बोला कि जो नई लंबाई है वो पुराने के 16 गुना है। जो नई लंबाई है वो पुराने के 16 गुना है। तो मैं इसको यहीं चेंज करके यहां पे लिख देता हूं आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब क्या कहा था मैंने कि वॉल्यूम बराबर होगी, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच जो है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और 16h के बराबर है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहला काम, पाई से पाई काटोगे, एच से एच काटोगे, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, देखो इधर मिला आपको आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर 16। आपको क्या करना है, नए वाले का रेडियस निकालना है, यानी कैपिटल आर स्क्वायर निकालना है। तो फिर यहाँ पर क्या कर दो, इस आर स्क्वायर के नीचे ये वाला आर स्क्वायर भेज दो, और यहाँ 1 बच गया, 16 को इसके नीचे भेज दो, तो आर अपॉन आर जो है वो 1/4 निकल आएगा, यानी कि नया रेडियस जो है वो पुराने वाले का 1/4 है। ठीक है, जो नया रेडियस है वो पुराने वाले का 1/4। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, ज्योमेट्री से है, सही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डी एक पॉइंट है ऑन बीसी ऑफ अ ट्राइंगल। देखो
एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ए बी सी। डी पॉइंट कहाँ है? डी पॉइंट है बी सी पर, डी पॉइंट है बी सी पर। कि इसके बाद इन्होंने डीबी को प्रोड्यूस किया है ई पॉइंट तक। तो जरा डीबी को प्रोड्यूस करते हैं ई पॉइंट तक। पहले ये बी है और यहां पर हम ई ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है, ए बी इक्वल टू ए डी दिया जाता है, यानी कि ये जो है वो इसके इक्वल है। और साथ साथ ए बी ई 120 है, ए बी ई आपको ये एंगल 120 दिया है। और ये कहता है कि बी सी ए 25 है। तो बताया जाए कि एंगल सी ए डी ये कितना हो? ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी। अब देखो बात ध्यान सुनना, अगर अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर है। और अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 20 आ गया, ठीक है। अब ये 20 जो है इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इसके और इसके जोड़ के बराबर होता है। तो ये 60 है, ये 25 है, तो ये 35 निकल जाएगा। और ये अपना आंसर, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सही है। समझ में आई बात? ज्योमेट्री क्वेश्चन इतने ही आराम से हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए बस। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है मेरे पास वो फैक्टर्स के ऊपर है, ठीक है। इसने कहा कि भाई मेरे पास में क्या है, 5 की जो पावर है वो x-3 है और 7 की पावर y-2 है, और ये 6 1 2 5 के इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो आपको करना है बेटा वो ये है कि आप 6 1 2 5 को फैक्टराइज कर लीजिए। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर। तो पहले हम 5 से करते हैं, ठीक है। सही है, यहां से और करते हैं इसको 5 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, एक और 5 ले लेते हैं, तो ये 49 देगा। तो 7 और 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। 5 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 3 हो गई, और 7 जो है वो 2 बार लिखा है, तो पावर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब आगे हमेशा ध्यान रहे कि दिखाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रहे कि जो 5 है वो 5 वाले से ही कंपेयर हो सकता है। इसलिए पावर कंपेयर अगर करेंगे तो x-3 जो है वो 3 के इक्वल आएगा, यानी कि ये वाली पावर इसके इक्वल आ जाएगी, तो x की वैल्यू 6 आ जाती है, ठीक है। और ये वाली पावर इसके इक्वल आएगी, तो y-2 जो है वो 2 के इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमसे बोल रहा है कि जोड़ के क्या आएगा, तो 6 और 4 10 होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ चेक करने के लिए आता है कि आपको ये आता है कि नहीं आता, खत्म बात, ठीक है। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता, सॉरी इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और पीएसी, एक मिनट, पी पॉइंट है बीसी पर, तो चलिए हमने यहां पर एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। और पीएसी यानी कि ये एंगल जो है वो 40 है, ठीक है, ये एंगल 40 है। और एसीबी, एसीबी आपको ये एंगल भी दिया हुआ है 35। इसके अलावा सीबी को प्रोड्यूस कर दिया गया, सीबी को प्रोड्यूस करेंगे तो बेटा ये प्रोड्यूस जो है इस तरफ को होगा, ठीक है। यहां पर मैं बी लगा देता हूं, और सीबी को हमने प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट क्यू, ठीक है। और क्यू तक प्रोड्यूस करने पर क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू ए पी हो जाता है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाती है। तो आप बताइए कि ए बी क्यू कितना है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था पीछे ज्योमेट्री वाला, उसी से हल्का सा इन्वर्ट है, यानी कि उसका कन्वर्स है। आपको ये और ये एंगल दिए हैं, आप देखो ध्यान से, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। दोबारा से उसी तरह से दिखाता हूं, ये आपका ट्रायंगल हो गया और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया,
तो 40 और 35 75। ठीक है, अब अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 75 आ गया, तो ये 105 बच जाएगा। सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, 3 नंबर्स आर इन रेशो। ठीक है, कौन से रेशो में है? रेशो आपको दिया हुआ है 3, 8, 15। ठीक है, और आपको इसका HCF सॉरी LCM दिया हुआ है 8, 2, 8, 0। क्यों लिखवा रहा हूँ सब कुछ? क्योंकि हमसे पूछ रहा है HCF क्या होगा। तो वो ध्यान रखना, HCF इन तीनों का हम अगर x मान लें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर HCF x मान लें तो ये नंबर क्या बन जाते? 3x, 8x और 15x, ये बन जाते। ठीक है, ये नंबर बन जाते। अब देखो ये x है ना, यही HCF है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, तो क्या मिल जाएगा आपको? देखो 3 से करोगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, और फिर आपको 2 और 2 और 2 मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर 2 दिखाई पड़ेगा और बन जाएगा 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे आपका इसका इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 3, 5, 2, 2, 2। अब बात ध्यान से सुनना, 3 नंबर का रेशो दिया हुआ था और उनका एलसीएम दिया हुआ था, उनका एचसीएफ निकालना था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? रेशो का एलसीएम निकाल लो, रेशो का एलसीएम निकाल लो और उससे दिए हुए एलसीएम को डिवाइड कर दो, और उससे दिए हुए एलसीएम को डिवाइड कर दो, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। बात को ध्यान रखना, अगर 3 नंबर रेशो में दिए हैं, 3 से ज्यादा भी दिए हैं रेशो में और उनका एलसीएम दिया है, तो उन नंबर्स का पहले एलसीएम निकालो और गिवन एलसीएम से उससे डिवाइड कर दो। तो देखो क्या होगा, 5 2 10, 0 कट गया। ठीक है, और 2 से मैं इसे अगर कैंसिल करूं तो ये आएगा 4 1 4, और 2 से कैंसिल करता हूं तो 2 0 7, और 3 से करता हूं तो 69। ये अपना आंसर। ठीक है, ये है अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। ठीक है, अब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं, पहला चेक करते हैं। अ ट्राइंगल कैन है, और ध्यान रहेंगे नॉट करेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है। क्या अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल एक्यूट? क्या एक त्रिभुज में सारे ही कोण न्यून कोण हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसके कोण 60-60-60 होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड, सही बात है। अभी अब समझा के आ रहा हूं, जो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग आता है, 2 साइड्स का सम आता है, वो थर्ड से बड़ा ही होता है। ठीक है, पीछे हमने देखा भी था। ठीक है, कि a + b c से बड़ा है। एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक कोण मान लो कि 91 का हो गया, जो कि अधिक कोण होता है, तो बाकी में से कोई भी कोण इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए, तो ये भी सही कहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यही जो है वो गलत कहा गया होगा, बट इसे पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योग किसी कोण से अधिक होता है। किसी भी 2 कोणों का योग किसी से अधिक होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूं कि एक कोण 120 का है और बाकी दोनों 30-30 के हैं, तो 30 और 30 जो है वो 120 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर है, कि यही आपको इनकरेक्टली स्टेट करा। अगला सवाल लेते हैं। आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन परसेंटेज का है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी सी होने लग गई है अब। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एक स्कूल में कितनी है, वो आपको रेशो में दिया हुआ है। इसने कहा 7, 8 और 9 का रेशो है, मैथ और फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का। लेकिन क्या हुआ, डिस्कशन के हिसाब से प्रपोजल आया कि भाई इंक्रीज करना है सारे में सीट्स को, लेकिन इंक्रीज बराबर बराबर नहीं करना। मैथ वाली सीट जो 60% बढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स वाली जो है वो 50% बढ़ाई जाएंगी, और कंप्यूटर साइंस की 70% बढ़ाई जाएंगी। तो नया रेशो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे 7, 8, 9 लिखा हुआ है, इसका 50% 60% बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा।
तो छोटा सा काम कर लीजिए, आप 70, 80 और 90 कर लीजिए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे सुनो, अगर हम 70 को 60% बढ़ाएंगे तो 70 का 60% क्या होगा, देखो भाई 60% ऑफ 70, आपने और एक काट दिया, कितना आ गया 42, तो इसे कितना बढ़ाया 42 बढ़ा दिया सॉरी। अब 80 को बढ़ाया 50%, तो ये तो पता है 40 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, 50% मतलब आधा होता है, आधा बढ़ा दिया। और जो 90 थे उसे 70% बढ़ाना है, यानी कि 70% ऑफ 90 कितना आ गया 63, तो इसको हमने 63 बढ़ा दिया। तो अब ये कितने कितने हो गए जरा देख लीजिए, तो ये 153, ये 120 और ये, तो इसमें से कोई ऑप्शन हमारा 12, 20 और 53 बिल्कुल सही है, ठीक है, बी अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक्सपोनेंट का ही है, ठीक है, एक रूल है उसको लेकर है। मान लीजिए कि x की पावर a है और x की पावर b है, और ये क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो आप पावर को माइनस कर देते, ठीक है। अब यहां देखो, इसकी बात की जाए तो ये x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, x की पावर 12 के बराबर है। तो इक्वल पावर होनी चाहिए, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको आप ये कहते हो कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी कितना है 12 है। अब लकीली आपको a माइनस बी 3 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से a प्लस बी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा 12/3 यानी कि 4, ठीक है। फटाफट से आखिरी सवाल लेते हैं, आखिरी है जी हाँ, फटाफट से आखिरी सवाल लेते हैं। अब ये सवाल मैंने जानबूझ के यहाँ पे पुटअप किया है क्योंकि आपके पिछले एग्जाम में जो सीटेट का हुआ ऑफलाइन, वहां पर पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, यानी कि कुछ ये कहा जाए कि डेटा हैंडलिंग वाले क्वेश्चन आने जो है वो देखे गए हैं। उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया है, इसको मैं प्रॉपर्ली पाई चार्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे ये दिखा रखा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, पाई चार्ट की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एंगल का कोई काम नहीं है, इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतना कहा गया कि जो खर्चा मिसलेनियस पे आ रहा है वो 6,000 रुपए, जो खर्चा मिसलेनियस पे आ रहा है वो 6,000 रुपए है। आप सिर्फ ये देखिए कि मिसलेनियस पे यहाँ पे 4% खर्च होता है, यानी कि 4% है वो 6,000 के बराबर है। तो आप कहोगे सर 1% जो है वो 1,500 के बराबर है, कैसे किया, 4 से भाग करके। तो फिर ये पूछता है कि पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर पे कितना खर्चा हुआ, तो कॉस्ट ऑफ पेपर पे आपको दिखाई पड़ेगा क्या 16% खर्च हुआ। तो अगर 1% 1,500 के बराबर है तो 16% निकालने के लिए आप 16 को 1,500 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 24,000, ठीक है। आज के सेशन में हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस करे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं, इंटरेस्टिंग से, बढ़िया से, कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक्स के साथ और ट्रिक के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर से मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।